मुख्य अतिथि और सूरीनाम गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष सम्मानित अतिथि के रूप में इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। इस सबका विवरण देने के लिए मैं हूं शोयसियार खान और मेरे साथ हैं भुवन अपूर्व झा। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका। Namaskar, good morning and welcome to this live and exclusive radio broadcast. As in a few moments from now, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will be inaugurating the Pravasi Bharatiya Diwas Convention being held in Indore. The 17th edition of the Pravasi Bharatiya Diwas Convention started in Madhya Pradesh's Indore city on Sunday under the theme Diaspora, Reliable Partners for India's Progress in Amrit Kal. I can inform you, my dear listeners, that more than 3,500 diaspora members from 70 countries are taking part in the 3-day convention, which is being organized in the physical mode for the first time since 2019. May I inform you, dear listeners, that the 16th edition of the Pravasi Bharatiya Diwas Convention was held in the virtual mode in 2021 due to the COVID-19 pandemic. The Pravasi Bharatiya Diwas is celebrated on January the 9th to mark the arrival of Mahatma Gandhi in Mumbai from South Africa on that day in the year 1915. I can inform you that since 2015, the convention is being organized every 2 years to mark the contribution of overseas Indian community to the development of the nation. For those of you who are just joining us in this live and exclusive radio broadcast on All India Radio, I can inform you that the Pravasi Bharatiya Diwas Convention will be inaugurated by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi in a few moments from now. It will also feature addresses by the chief guest, His Excellency Dr. Muhammad Irfan Ali, the President of the Cooperative Republic of Guyana, and the special guest of honor, His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi, Honorable President of the Republic of Suriname. प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। ये विदेशों में रहने वाले भारतीयों के साथ जुड़ने और संपर्क स्थापित करने और प्रवासी भारतीयों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश सरकार के साथ साझेदारी में 8 से 10 जनवरी तक इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। लगभग 70 देशों के 3,500 से अधिक प्रवासी सदस्यों ने इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पंजीकृत किया है और इसमें भाग ले रहे हैं। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के 3 खंड है। 8 जनवरी को यह शुरू हुआ। युवा प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के साथ साझेदारी में हुआ। युवा प्रवासी भारतीय दिवस पर ऑस्ट्रेलिया के सांसद महामहिम सुश्री जेनेटा मैस्क्रेनहॉस का ये सम्मानीय अतिथि के रूप में आप शामिल हुई थी। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण, खेल और युवा मामले मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रवासी भारतीयों को भारत में नवाचार और निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के पहले दिन प्रवासी भारतीय दिवस युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अंतरिक्ष और ड्रोन के क्षेत्र में निवेश के नए क्षेत्र हैं। 3 दिवसीय प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में कल शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आज इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। कल श्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना संक्रमण के समय का जिक्र करते हुए कहा कि आपदा के समय हम दुनिया के भरोसे नहीं रहे। भारत ने न सिर्फ 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक दी, बल्कि 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भी दी। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने जो किया उसकी दुनिया के किसी भी देश ने कल्पना नहीं की थी। केंद्रीय मंत्री ने भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति का जिक्र करते हुए कहा कि जिस देश ने 200 साल तक हम पर राज किया, उस देश की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर हम आगे बढ़े हैं। श्री ठाकुर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए कहा कि हम पासपोर्ट का रंग नहीं देखते, खून और भारतीयता का रिश्ता देखते हैं। कार्यक्रम को
विदेश मंत्री एस जयशंकर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ऑस्ट्रेलिया सांसद जेनेटा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में युवा मामलों के राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक भी उपस्थित थे। Indeed, the show is Pravasi Bharatiya Diwas serves to strengthen the engagement of the overseas Indian community with the government of India and thus helps them to reconnect with their roots. The convention provides an ideal platform for the government and aids them to interact with the diaspora community who reside in different parts of the world. Since 2003, Pravasi Bharatiya Diwas Conventions have been held annually. However, dear listeners, its format was revised since 2015 to celebrate the Pravasi Bharatiya Diwas once every 2 years. The Pravasi Bharatiya Diwas conferences are organized during the intervening period with the participation from overseas experts, policy makers, and stakeholders. This day recognizes the contribution of the overseas Indian community to the development of India. May I remind you, dear listeners, that it was on 9th January 1915 when Mahatma Gandhi returned to India from South Africa and became the greatest Pravasi who led India's freedom struggle and freed India from British colonial rule. As a non-resident or Indian Pravasi, he is recognized as a symbol of change and development that can guide India to greater heights even today. It is of the view that NRIs have global exposure in terms of business and development strategies from all around the world, and that if we provide them an opportunity, they will play an integral role in the developmental processes with their ideas and experiences for India. This day plays a significant role as the NRIs get a shared platform to engage with the government and the people of the country. And if you are just joining us right now, I can inform you, dear listeners, that Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will be inaugurating the Pravasi Bharatiya Diwas Convention being held in Indore. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आपको जैसे बताया अभी कि इस अवसर पर गुयाना सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि होंगे और सूरीनाम गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति महामहिम श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष सम्मानित अतिथि के रूप में इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। एक स्मारक डाक टिकट सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, यह भी जारी किया जाएगा जो सुरक्षित, कानूनी, व्यवस्थित और कुशल प्रवासन के महत्व को रेखांकित करेगा। भारत की स्वतंत्रता में हमारे प्रवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उजागर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान विषय पर पहली बार एक डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। G20 की भारत की वर्तमान अध्यक्षता के मद्देनजर एक विशेष टाउन हॉल भी आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें, कल यानी 10 जनवरी को माननीय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 भी प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता भी करेंगी। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार चुनिंदा भारतीय प्रवासी सदस्यों को उनकी उपलब्धियों को पहचानने और विभिन्न क्षेत्रों में भारत और विदेश दोनों में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। इस वर्ष का जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय है वो है प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। कल इसका उद्घाटन हुआ, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। कुल अगर सत्रों की बात करें तो 5 पूर्ण सत्र होंगे इसमें। पहला सत्र कल हुआ, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में। विषय था नवाचारों और नई प्रौद्योगिकियों में प्रवासी युवाओं की भूमिका। दूसरा सत्र अमृतकाल में भारतीय हेल्थ केयर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में भारतीय जो प्रवासी हैं उनकी भूमिका विजन 2047 पर हुआ। इसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में और विदेश राज्य मंत्री श्री राजकुमार रंजन सिंह की सह अध्यक्षता में हुआ। तीसरा सत्र था विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता में भारत की नरम शक्ति का लाभ उठाना, शिल्प, व्यंजन और
रचनात्मकता के माध्यम से सद्भाव। चौथा पूर्ण सत्र कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में भारतीय कार्यबल की वैश्विक गतिशीलता को सक्षम करना भारतीय डायस्पोरा की भूमिका पर है। पांचवां पूर्ण सत्र आपको बता दें, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में राष्ट्र निर्माण के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण की दिशा में प्रवासी उद्यमियों की दक्षता का दोहन है। सभी पूर्ण सत्र हुए उनका प्रख्यात प्रवासी विशेषज्ञों को इसमें पैनल पर आमंत्रित किया गया था। अब से कुछ ही देर बाद माननीय प्रधानमंत्री इस 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये 3 दिवसीय सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 तारीख से आयोजित किया जा रहा है। It is pertinent to mention at this time that a commemorative postal stamp, Surakshit Jayein, Prashikshit Jayein, will be released to underline the importance of safe, legal, orderly and skilled migration. May I inform you, dear listeners, that the Prime Minister will also inaugurate the first ever digital PBD exhibition on the theme Azadi Ka Amrit Mahotsav, Contribution of Diaspora in Indian Freedom Struggle, to highlight the contribution of the diaspora freedom fighters in India's independence. In view of India's ongoing presidency of the G20, a special town hall will also be organized later today. The G20, or the Group of 20, is an intergovernmental forum of the world's major developed and developing economies, comprising Argentina, Australia, Brazil, Canada, China, France, Germany, India, Indonesia, Italy, Japan, South Korea, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, the UK, the US and the European Union. Tomorrow, that is on Tuesday, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will confer the Pravasi Bharatiya Samman Awards 2023 and preside over the valedictory session, the live broadcast of which will be available on All India Radio. The Pravasi Bharatiya Convention will have 5 thematic plenary sessions, as my colleague Shoes was just informing you. Participants have started arriving and have arrived in large numbers in Indore and have expressed satisfaction at the arrangements at Pravasi Bharatiya Diwas 2023. And for those of you who are just joining us in this live and exclusive radio broadcast on All India Radio, I can inform you that Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will be inaugurating the Pravasi Bharatiya Diwas Convention 2023 in a few moments from now, and accompanying him will be His Excellency Dr. Muhammad Irfan Ali, the President of the Cooperative Republic of Guyana, and His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi, Honorable President of the Republic of Suriname. Stay tuned as we build up to Honorable Prime Minister's address on this very special occasion. भुवन, जब तक ये कार्यक्रम शुरू होता है तो प्रवासी भारतीय दिवस पर एक गीत हमारे पास है, उसको सुन लेते हैं जी। जिनके सिर सोहे जटाजूट और नीलकंठ में कालकोट, जय चंद्रभाल गल मुंड भाल शिप्रा तट पर श्री महाकाल, जय विश्वनाथ जय भूतनाथ श्री महाकाल को कोटि नमन। है महाकाल की वसुंधरा पर सभी अतिथि का अभिनंदन 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 में सभी प्रवासी भागीदार, सभी प्रवासी भागीदार, भारत के इस अमीर काल में सभी प्रवासी का आभार, सभी प्रवासी का आभार, देश की उन्नति और प्रगति में सभी प्रवासी भागीदार, भारत के इस अमीर काल में सभी प्रवासी का आभार। सुस्वागतम 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 सुस्वागतम
ये गीत था जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन पर आपको हमने सुनवाया। आपको बता दें, थोड़ी ही देर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये 3 दिवसीय सम्मेलन 8 से 10 जनवरी तक मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। Indeed, the 17th Pravasi Bharatiya Diwas Convention focuses on the diaspora's connection with 2 Indian origin presidents from the region attending as special guests. Being organized in partnership with the government of Madhya Pradesh, the 17th Pravasi Bharatiya Diwas Convention is being covered in a span of 3 days, with a special program scheduled on each day. On 8th January, that was yesterday, the inauguration of the Youth Pravasi Bharatiya Diwas was held in partnership with the Ministry of Youth Affairs and Sports. Zaneta Mascarenhas, the Member of Parliament of Australia, attended the event as the guest of honour. Day 2, that is today, of the conference will witness the participation of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi, wherein he will be inaugurating the Pravasi Bharatiya Diwas Convention. The convention will also feature addresses by the chief guest, Dr. Muhammad Irfan Ali, the Honourable President of the Cooperative Republic of Guyana, and the special guest of honour, Mr. Chandrika Prasad Santokhi, Honourable President of the Republic of Suriname. On the concluding day, that is on January the 10th, tomorrow, Honourable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will confer the Pravasi Bharatiya Samman Awards 2023 and preside over the valedictory sessions. It is pertinent to mention at this moment that the government recently announced 27 Indians living overseas for the Pravasi Bharatiya Samman Awards, PBSA. May I inform you about the theme of the Pravasi Bharatiya Diwas 2023, Diaspora, Reliable Partners for India's Progress in Amrit Kal, charting the next 25 years of vision for the country. The theme for PBD 2023 revolves around the significant role the diaspora plays in India's developmental trajectory during its journey towards Amrit Kal. It is pertinent to mention at this point that over 3,500 diaspora members from across 70 different countries are attending the Pravasi Bharatiya Diwas Convention. The upcoming convention is significant because it is being held physically after a long 4-year period. The last Pravasi Bharatiya Diwas Convention, may I inform you, dear listeners, was held virtually in 2021 because of the onset of the COVID-19 pandemic. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का विधिवत उद्घाटन करेंगे। ये 3 दिवसीय सम्मेलन 8 से 10 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। इसके समापन सत्र को माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कल संबोधित करेंगी और इस अवसर पर वो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार चुनिंदा भारतीय प्रवासी सदस्यों को उनकी उपलब्धियों को पहचानने और विभिन्न क्षेत्रों में भारत और विदेश दोनों में उनके योगदान का सम्मान करने के लिए प्रदान करेंगी। आपको बता दें कि आज जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में माननीय प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, इस अवसर पर एक विशेष डाक टिकट भी आयोजित किया जाएगा और एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी माननीय प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। इससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जो विशिष्ट अतिथि हैं, गुयाना सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली का स्वागत करेंगे और साथ ही सूरीनाम गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति महामहिम श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी का भी स्वागत करेंगे। इसके बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कार्यक्रम में सभी का स्वागत उद्बोधन करेंगे और उसके तुरंत बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का उद्बोधन होगा और फिर जो विशेष अतिथि हैं माननीय श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी, उनका संबोधन होगा और उसके बाद जो संबोधित करेंगे वो होंगे सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति के अलावा गुयाना सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। फिर माननीय प्रधानमंत्री डाक टिकट जारी करेंगे और फिर माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। ये आज का कार्यक्रम है और अब से कुछ ही देर बाद माननीय प्रधानमंत्री इंदौर में आयोजित इस सम्मेलन को, जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है,
इसको संबोधित करेंगे और इसका विधिवत उद्घाटन भी करेंगे। Indeed, Shoes, the three-day convention will witness a range of plenary sessions being chaired by the Union Cabinet Ministers on the selected themes of role of diaspora in youth innovation, healthcare, leveraging India's soft power, enabling global mobility, and women. Of the total, I can inform you, dear listeners, 4 of these sessions are being headed by Cabinet Ministers. Union Minister Shri Anurag Singh Thakur chaired the first plenary on the role of diaspora youth in innovations and new technologies, the second plenary on the role of Indian diaspora in promoting Indian healthcare ecosystem in Amrit Kal Vision at 2047 was chaired by Union Health Minister Dr. Mansukh Mandaviya and Minister of State, Ministry of External Affairs Dr. Rajkumar Ranjan Singh. The third plenary, titled Leveraging India's Soft Power, Goodwill Through Craft, Cuisine and Creativity, was presided over by Minister of State, Ministry of External Affairs, Srimati Meenakshi Lekhi. As we build up to Honorable Prime Minister's address on this very special occasion, stay tuned to All India Radio. We'll be back after the short break. मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, सुर की नदियाँ हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। चान तरज थई म्यान तरज इकवट बनिए सान तरज, तेरा सुर मिले मेरे सुर दे नाल, मिलके बने एक नवा सुरताल। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, मुंहिंजो सुर तुंहिंजे सां प्यारा मिले जॾहिं, गीत असां जो मधुर तरानो बणे तॾहिं, सुर का दरिया बह के सागर में मिले, बदला दारू पुलखे बरसन होले होले। இசைந்தா நம் இருவரின் சுரமும் நமதாகும், திசை வேறானாலும் ஆழிசேர் ஆறுகள் முகிலாய் மழையாய் பொழிவது போல் இசை நம் இசை నన్నదనిగే నిన్నదనియా ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ದನಿಯ, నా స్వరము నీ స్వరము సంగమమై మన స్వరంగా అవతరించి, എന്റെ സ്വരവും നിങ്ങളുടെ സ്വരവും ഒത്തുചേർന്നു നമ്മുടെ സ്വരമായി, তোমার সুর মোদের সুর, সৃষ্টি করু কই কসুর, তোমার সুর মোদের সুর, সৃষ্টি করু কই কসুর, সৃষ্টি হোক কই কোতান। তোমা মোরা স্বরর মিলন সৃষ্টি କରି ଚାଲୁ ଐକ୍ୟତାନ,
बने आपणो सूर निराळो माझ्या तुमच्या जुळता तारा मधुर सुरांच्या बरसती धारा सुर की नदियां हर दिशा से बहके सागर में मिले बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा मिले सुर मेरा तुम्हारा ओ सुर बने हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत। दानी है तू दानी दानी है तू दानी मेरे भारत दानी तू सबका दिल में तू ही जावे तू ही तेरे लिए धड़के है दिल सबका एक है भारत श्रेष्ठ भारत एक है भारत श्रेष्ठ भारत मेरा भारत सबका भारत प्यारा भारत स्वच्छ भारत मेरा भारत सबका भारत प्यारा भारत स्वच्छ भारत प्राणों से भी प्यारा मेरा देश सपनों से भी न्यारा मेरा देश रंगों से जब रंग मिले तो बन जाए है मंजर नदियाँ आकर मिल जाए तो बन जाए हैं सागर लहरें लहरों से मिल जाए एक बड़ा दरिया बन जाए शांत जितना पानी उसका गहरा उतना ही कहलाए एक है भारत श्रेष्ठ है भारत एक है भारत श्रेष्ठ है भारत हे जिरे आपणो भारत आया सराय मन
अलग है, सुर तो क्या है, राग मगर है ये। स्वर्ग से आई है ये धरती, या फिर उतरे हैं इस पर आकाश से सुंदर रंग। एक है भारत, श्रेष्ठ है भारत, एक है भारत, श्रेष्ठ है भारत। एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं शहसियार खान और मेरे साथ हैं भुवन पुरुषा। अब से कुछ देर बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जैसे कि आपको बताया कि ये मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय सम्मेलन है, 8 से 10 जनवरी तक चलेगा। इसका विधिवत उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बात करेंगे। Indeed, Shoes, it is pertinent to mention at this hour that the Union Minister for Youth Affairs and Sports, Shri Anurag Singh Thakur, addressed the plenary session of the 3-day Pravasi Bharatiya Diwas Convention in Indore yesterday. The first day yesterday of the convention was celebrated as Youth Pravasi Bharatiya Diwas with the theme Role of Diaspora, Youth in Innovation and Technology. Addressing on the occasion, Shri Anurag Singh Thakur said, and I quote, "Youth Pravasi Bharatiya Diwas is not only about finding one's roots, but also about rooting for everything that makes us Indian. It is as much as about your story and the story of rising India. It is a moment to reconnect and reimagine new possibilities. And it is a network to drive change, discover new ties, and develop new ideas." Unquote. The minister elaborated further that today I say this with a sense of pragmatism and confidence that the youth, both from India as well as the diaspora community, have made remarkable strides in the realms of technology, business, politics, creativity and innovation across the world. The minister added that Indians, be it in India or abroad, have always held their heads high and hearts open to lead the world into the bold and bright future that awaits us. And for those of you who are joining us in this live and exclusive radio broadcast on All India Radio, I can inform you that the Pravasi Bharatiya Diwas Convention for the year 2023 will be inaugurated by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi in a few moments from now. And it will feature addresses by the chief guest, His Excellency Dr. Muhammad Irfan Ali, the President of the Cooperative Republic of Guyana, and the special guest of honor, His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi, Honorable President of the Republic of Suriname. The Pravasi Bharatiya Diwas, a flagship event of the Government of India, provides an important platform to engage and connect with the overseas Indians and to enable the diaspora to interact with each other. May I inform you, dear listeners, that the 17th Pravasi Bharatiya Diwas Convention is being organized in partnership with the Government of Madhya Pradesh from yesterday, that is the 8th of January, till tomorrow, the 10th of January, in the city of Indore. The theme of this year's Pravasi Bharatiya Diwas Convention is Diaspora, Reliable Partners for India's Progress in Amrit Kal. And you will be most happy to know that over 3,500 diaspora members from nearly 70 different countries have registered and are attending the Pravasi Bharatiya Diwas Convention for the year 2023 being held in Indore. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में इस 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करेंगे और उसका उद्घाटन भी करेंगे। इस वर्ष का जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है उसका विषय है प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। 70 अलग अलग देशों के करीब 350 से अधिक प्रवासी भारतीय इसमें भाग ले रहे हैं और इस वक्त वो इंदौर में आयोजित इस सम्मेलन में प्रतीक्षा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री का। उनके संबोधन को सुनने के लिए वो इस वक्त बैठे हुए हैं। आपको बता दें, कल माननीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस मनाने हेतु मैं कल 9 जनवरी को जीवंत शहर इंदौर पहुंचने के लिए उत्सुक हूं। ये हमारे
उस प्रवासी भारतीय समुदाय के साथ जुड़ाव को और मजबूत करने का एक शानदार अवसर है, जिसने वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये ट्वीट कल माननीय प्रधानमंत्री ने किया था। आपको बता दें कि 3 दिवसीय ये सम्मेलन इंदौर में जो आयोजित किया जा रहा है, इसका समापन 10 जनवरी को होगा, जिसमें माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता भी करेंगी। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे 4 साल के अंतराल के बाद और कोविड-19 की महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार वास्तविक कार्यक्रम के रूप में आयोजित किया जा रहा है। महामारी के दौरान 2021 में अंतिम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन वर्चुअल आयोजित किया गया था। आज इस सम्मेलन का जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है, थोड़ी देर में माननीय प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं, जो सुरक्षित, कानूनी और व्यवस्थित तथा कुशल प्रशासन के महत्व को रेखांकित करेगा। भारत की स्वतंत्रता में हमारे प्रवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उजागर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री आजादी का अमृत महोत्सव, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान विषय पर पहली बार एक डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। आपको बता दें, G20 की भारत की वर्तमान अध्यक्षता के मद्देनजर एक विशेष टाउन हॉल भी आयोजित किया जाएगा। Yes, indeed, Shoes, the 17th Pravasi Bharatiya Diwas Convention is an opportunity to build bonds of friendship, mentorship and camaraderie that are forged when we directly interact with and learn from our diaspora. Under the leadership of the Hon'ble Prime Minister, there has been a significant transformation in the approach and attitude towards Indian diaspora. The honor and respect that our diaspora deserve is reflected to the importance that is given towards ensuring engagements involving them during official visits and beyond. One can even see the rousing response from the diaspora every time Honorable Prime Minister meets them in different parts of the world. The government's vision for the Indian diaspora is to see a seamless, two-way flow of ideas and capital between our diaspora counterparts from across the world. The efforts are to link up and facilitate ties between Indian startups and young diaspora innovators and investors based in their countries of domicile, generating a cross-pollination of ideas. One may take the Indian out of India, but one cannot take the Indian out of them. The flavors of India, the rhythm of music and their hearts always beat for India. The diaspora want to contribute back to the land of their origin. As we build up to Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi's address on Pravasi Bharatiya Diwas Convention 2023, before that we'll take you and you will be listening to the news. We will be back after this news. Stay tuned. ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतवंशियों के साथ जुड़ने का ये एक बड़ा अवसर है। 3 दिन का प्रवासी सम्मेलन कल शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह में गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष अतिथि होंगे। इस वर्ष का विषय है प्रवासी भारतीय, अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के जोशीमठ की स्थिति पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। श्री धामी ने प्रधानमंत्री को स्थिति की जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर काफी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहां पर पानी निकल रहा है,
लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उन सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा उन्होंने आश्वासन भी दिया है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी.के. मिश्र ने जोशीमठ में जमीन धंसने की स्थिति की उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। बैठक के बाद राज्य के मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के साथ जोशीमठ पहुंचे और प्रशासन तथा पुलिस के अधिकारियों के साथ स्थिति पर विचार विमर्श किया। मुख्य सचिव ने बताया कि देश भर के विशेषज्ञ वैज्ञानिक जोशीमठ में भूस्खलन के कारणों का पता लगा रहे हैं और जो कुछ भी आवश्यक होगा वो किया जाएगा। G20 वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्यकारी समूह की पहली बैठक आज से कोलकाता में शुरू होगी। सभी सदस्य देश, आमंत्रित देश और विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा संयुक्त राष्ट्र जैसे आमंत्रित संगठन बैठक में हिस्सा लेंगे। मुख्य सत्र में वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक भागीदारी विषय पर चर्चा होगी। वित्त मंत्रालय में वित्तीय कार्य विभाग की सलाहकार चंचल सरकार ने बताया कि बैठक वित्तीय समावेशन के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को सुलभ बनाने पर चर्चा के साथ आरंभ होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे और उदयपुर में यूनिवर्सिटी स्टेडियम का उद्घाटन भी करेंगे। श्री ठाकुर शाम को पाली जिले के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड्स जम्बूरी के समापन समारोह और कैंप फायर में भी शामिल होंगे। नेपाल ने सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। नेपाल एयरलाइंस ने कहा है कि विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र या कोविड आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। देश के उत्तर पश्चिमी भागों में शीतलहर जारी है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तरी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड कड़ाके की सर्दी की चपेट में हैं। आज सवेरे उत्तर भारत में कोहरे की घनी चादर छाई रही। मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिम भारत तथा मध्य भारत के मैदानी इलाकों में कल से शीतलहर में कमी का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उत्तर रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी आर.के. राणा ने बताया कि कोहरे के कारण 29 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। कोहरे के कारण आज 29 रेलगाड़ियां लगभग लेट चल रही हैं, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आसपास हमारा निजामुद्दीन, आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगी। मैं रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना भी देना चाहता हूं कि कोहरे के दौरान रेलवे फाटक पर सावधानी बरतें, नियत स्थान से ही रेल लाइन पार करें एवं रेल लाइन पर सेल्फी पॉइंट न बनाएं, फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग करें, सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। कुछ ट्रेनों को हमने रद्द भी किया है ताकि हमारी पंक्चुअलिटी और मेंटेन रहे और ज्यादातर जो रेलगाड़ियां हैं ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार से जो आने वाली हमारी रेलगाड़ी है, ज्यादातर वही रेलगाड़ियां लेट चल रही। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is All India Radio. The news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi will formally inaugurate the Pravasi Bharatiya Diwas Convention at Indore in Madhya Pradesh today. In a message, Mr. Modi said he is looking forward to be at Indore to mark the Pravasi Bharatiya Diwas. The Prime Minister said this is a great opportunity to deepen the connect with the Indian diaspora, which has distinguished itself globally. The three-day Pravasi Bharatiya Diwas Convention began in Indore yesterday. President of Guyana, Dr. Mohammad Irfan Ali, will be the chief guest, and the President of Suriname, Chandrika Prasad Santoki, will be the special guest for the inaugural ceremony. The theme of the conference is Pravasi's reliable partners in India's progress in the age of Amrit. The conference will conclude tomorrow. President Draupadi Murmu will preside over the valedictory session and present the Pravasi Bharatiya Samman. Prime Minister Narendra Modi had a telephonic conversation with Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami yesterday over situation in Joshimath town.
Mr. Dhami briefed Mr. Modi about the situation in Joshimath. Chief Minister also informed the Prime Minister about plans for rehabilitation and arrangements being made in light of several houses developing cracks. Mr. Modi assured all possible financial and technical support to the state for providing help to the people of Joshimath. In a tweet, Mr. Dhami said, "The Prime Minister is personally monitoring the situation and safety and security works are being carried out by the government in the region." Principal Secretary to the PM, P.K. Mishra, yesterday held a high-level meeting to assess the land subsidence situation at Joshimath. Soon after the meeting, the Chief Secretary, along with DGP Ashok Kumar, reached Joshimath and interacted with state and police officials. The Chief Secretary said a team of expert scientists from across the country are finding out the cause of land subsidence and will do whatever treatment is necessary. He added that the safety of the citizens is of utmost importance and the local administration is continuously working for it. He also appealed to locals to not take any risk under any circumstances and visited the areas included in danger zones like Manohar Bagh, Singhdar and Marwadi. The first meeting of working group on G20 financial inclusion indicators will begin in Kolkata today. All member countries, invited countries and invited organizations like World Bank, IMF and the United Nations will take part in the meet. Main session will begin tomorrow. The two-day session will discuss global partnership for financial inclusion. Chief Economic Advisor, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Anant Nageswaran said, though the decision of the meet is not binding upon the group, the deliberations and resolutions are important as financial inclusion has assumed a greater significance in the wake of weak economic growth worldwide during the last decade. The Pradhan Mantri National Apprenticeship Mela PMNAM will be conducted in 242 districts of the country today. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship in a statement said that several local businesses, companies and organizations have been invited to be a part of the Mela and provide apprenticeship opportunities to India's youth. The candidates who are Class 5 to Class 12 pass-outs and have skill training certificates or ITI diploma holders or graduates can apply in this apprenticeship Mela. Individuals can register for the Mela on the website www.apprenticeshipindia.gov.in and find the nearest location of the Mela. The ministry has advised the candidates to carry 3 copies of their resume, mark sheets and certificates, photo ID and 3 passport-size photographs to the respective venues. Union Minister of Information Broadcasting Anurag Singh Thakur will visit Rajasthan today. He will lay the foundation stone of Chittorgarh Stadium in Chittorgarh and inaugurate the University Stadium in Udaipur. Mr. Thakur will attend the closing function and campfire of the 18th National Scouts and Guides Jamboree at Rohat in Pali district at 4 p.m. today. Severe cold conditions continue to sweep northwest India. The conditions continued unabated in Uttar Pradesh with mercury plummeting at many places. Dense fog also prevailed at most places in the state this morning. Indian squash prodigy Anhat Singh clinched the girls' under-15 squash title at the prestigious British Junior Open tournament yesterday in Birmingham. And that is the end of this news bulletin. नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं शोएसियार खान और मेरे साथ हैं भुवन अपूर्व झा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जो कि इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। ये 3 दिवसीय सम्मेलन है, 8 से 10 जनवरी तक चलेगा और इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। जैसे ही ये कार्यक्रम शुरू होता है, हम आपको वापस लिए चलेंगे और सीधा प्रसारण आपको सुनवाएंगे। तब तक के लिए आइए सुनते हैं देशगान।
लहरी, धरती का रंग सुनहरा, सूरज की किरण सुनहरी, धरती का रंग सुनहरा, चांदी से पर्वत चमके, सरिता की चिरजल धारा, चांदी से पर्वत चमके, सरिता की चिरजल धारा, जिसने जीवन वैभव दिया हम नमन उसे करते हैं, जिसने जीवन वैभव दिया हम नमन उसे करते हैं। जय जय हे भारत माँ, जय जय हे भारत माँ, जय जय हे भारत माँ, जय जय हे भारत माँ। सिख हो या मुसलमान, हम पहले सच्चे इंसान, हिंदू सिख हो या मुसलमान, हम पहले सच्चे इंसान, जग में हम एक धरती पर, एक है हमारा आसमां, जग में हम एक धरती पर, एक है हमारा आसमां, प्रीति के बंधन में हम सब ही बंधे हैं, प्रीति के बंधन में हम सब ही बने हैं। जय जय हे भारत माँ, जय जय हे भारत माँ, जय जय हे भारत माँ, जय जय हे भारत माँ। वैसी भरनी गुरुओं ने हमें सिखाया, जैसी करनी वैसी भरनी गुरुओं ने हमें सिखाया, क्या हक है तुम्हें मिटाने का जिसे तुमने नहीं बनाया, क्या हक है तुम्हें, क्या हक है तुम्हें, क्या हक है तुम्हें मिटाने का जिसे तुमने नहीं बनाया, जियो से है रहना, सबने हमको सिखलाया, देखो प्यार से है रहना, एक ज्योति एक शक्ति जन जन में बसी है, एक ज्योति एक शक्ति जन जन में बसी है। जय जय हे भारत माँ, जय जय हे भारत माँ, जय जय हे भारत माँ,
खुलते ही दिन की केवड़ियां, झांकती घर में किरणों की परियां, फिर उजाले की उजली नदी में, फिर उजाले की उजली नदी में तैरती है तपन की मछलियां, तैरती है तपन की मछलियां। नैन रवि चंद्रमा गाए तारे क्षमा, नैन रवि चंद्रमा गाए तारे क्षमा, जिसकी रग रग में अमृत भरा है, जिसकी रग रग में अमृत भरा है। मेरा गंगा का देश, मेरा यमुना का देश, मेरा गंगा का देश, मेरा यमुना का देश। मेरी धरती का आंचल हरा है, मेरी धरती का आंचल हरा है।
एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं शोएब खान और मेरे साथ हैं भुवन अपूर्व शाह। विशेष प्रसारण है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन जो इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में करेंगे। लगता है खराब मौसम के कारण माननीय प्रधानमंत्री इंदौर समय पर नहीं पहुंच पाए हैं। हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और करीब 350 प्रवासी भारतीय माननीय प्रधानमंत्री के उद्बोधन की प्रतीक्षा में हैं। Indeed, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will be inaugurating the Pravasi Bharatiya Diwas Convention being held in Indore in a few moments from now. It will also feature addresses by the Chief Guest, His Excellency Dr. Muhammad Irfan Ali, the President of Cooperative Republic of Guyana, and the Special Guest of Honor, His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi, Honorable President of the Republic of Suriname. Stay tuned to All India Radio as we build up to Honorable Prime Minister's address. Till then, let's listen to a few songs. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. Sim sim pola pola, sim sim pola. Sim sim pola pola, sim sim pola. Fine flat flute, pipe, petola petola. Drum drum duplex, simbola simbola. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna. Krishna Krishna, Krishna Krishna. Keynote, keyboard. Imitations. Minor note, major note. Modulations. In C, in tune, intonations. Roll rhythm, rhyming, percussions. Bass scale, score, compositions. Dance, drama, music, motivations. Alice, Michael, Madonna. America. We want to go. Arre bolo bolo. America. 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 लंदन देखा, पेरिस देखा, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। माइकल देखा, एल्विस देखा, सब देखा मेरी जान। सारे जग में कहीं नहीं है दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान, दूसरा हिंदुस्तान। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। I love my India, I love my India.
जब छेड़ा मल्हार किसी ने झूम के सावन आग लगा दी पानी में जब दीपक राग सुनाया सात सुरों का संगम ये जीवन गीतों की माला हम अपने भगवान को भी कहते हैं बांसुरी वाला बांसुरी वाला बांसुरी वाला ये मेरा इंडिया I love my India ये मेरा इंडिया I love my India Sim sim pola pola sim sim pola sim sim pola pola sim sim pola fine flat flute pipe pachola pachola drum drone tublet simbola simbola do re fa so pamarisa 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 re do 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 re pani sa re 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 pani sa re re sa ni sa 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 ni pani ni pa pa ma ma re re sa re sa ni re पीहू पीहू बोले पपीहा कोयल कुहू कुहू गाए हंसते रोते हमने जीवन के सब गीत बनाए ये सारी दुनिया अपने अपने गीतों को गाए गीत वो गाओ जिससे इस मिट्टी की खुशबू आए मिट्टी की खुशबू आए I love India I love my India I love my India I love my India वतन मेरा इंडिया सजन मेरा इंडिया ये दुनिया एक दुल्हन ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया ये मेरा इंडिया I love my India ये मेरा इंडिया I love my India वतन मेरा इंडिया सजन मेरा इंडिया करम मेरा इंडिया धर्म मेरा इंडिया जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था सभ्यता जहां पहले आई सभ्यता जहां पहले आई पहले जन्मी है जहां पे कला
अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। से हमारा नाता है, कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन हैं लोग जहाँ, इतने पावन हैं लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। कितना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया हो, उस धरती पे मैंने जन्म लिया। ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा।
एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं शुएसियार खान और मेरे साथ है भुवनापुर झा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इंदौर में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन पर पहुंच चुके हैं। आइए आपको सीधे कार्यक्रम के लिए चलते हैं। An Honorable Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar. We also welcome Honorable Ministers of State for Foreign Affairs, Honorable Shri V. Muralidharan, Honorable Srimati Meenakshi Lekhi, and Honorable Dr. Rajkumar Ranjan Singh. प्रवासी भारतीयों की भारत से दूरी भले ही सैकड़ों हजारों किलोमीटर की होगी, पर भारत उनके दिल से दूर नहीं, जो दूर रहकर भी भारत बदलाव की सूरजमुखी यात्रा के भागीदार हैं, जो विश्व में भारत का प्रतिबिंब हैं, जिनका गर्व आत्मनिर्भर तथा आत्मविश्वासी न्यू इंडिया के विश्व में महकती सुगंध है। May I now request Honorable External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar to kindly deliver welcome address. कृपया स्वागत संबोधन दें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गयाना के राष्ट्रपति और पीबीडी के चीफ गेस्ट एक्सेलेंसी डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी, सूरीनाम के राष्ट्रपति और स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर एक्सेलेंसी श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मंत्रीगण, डेलीगेट्स, साथियों, आप सबको मेरा नमस्कार। इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में आप सबका स्वागत करता हूं। यह कन्वेंशन एक महत्वपूर्ण परंपरा है जो भारतीय समुदाय के साथ हमारे रिश्तों को और गहरा करता है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पीबीडी के 3 मकसद हैं। हमारी ये बॉन्डिंग को लगातार रिफ्रेश करना, दूसरा इसको नई ऊर्जा देना, और तीसरा उनमें ज्यादा पहलुओं को लाना। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के विजन और मार्गदर्शन से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमें पूरी सफलता मिलेगी। फ्रेंड्स, अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी's leadership, India will surely emerge as a leading power. And along with that, the global standing of those with Indian heritage will also grow. And so too will the importance of the Pravasi Bharatiya Diwas. We will deliberate on all that and more over the next 2 days. But right now, I welcome you all to the 17th Pravasi Bharatiya Diwas and sincerely thank all those who made the holding of this convention in Indore possible. Jai Hind. थैंक यू ऑनरेबल डॉक्टर एस जयशंकर। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्थापित भारत विकास के आदर्शों को आत्मसात कर माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान बड़ी कर्मठता से मध्य प्रदेश में विकास के नए कीर्तिमान रच रहे हैं। हमारा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री शिवराज सिंह चौहान से कि कृपया अपनी भावनाएं व्यक्त करें। हमारे लाडले नेता, भारत के प्रधानमंत्री, आप सबके दिलों पर राज करने वाले आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि
माननीय राष्ट्रपति कोऑपरेटिव रिपब्लिक ऑफ गुआना डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय राष्ट्रपति रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय मंगू भाई पटेल जी, आदरणीय श्री जयशंकर जी, हमारे विदेश मंत्री आदरणीय बी मुरलीधरन जी, मीनाक्षी लेखी जी, मंत्रिमंडल के सदस्य आदरणीय डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जी, और दुनिया भर से पधारे हुए मेरे प्रवासी भारतीय बहनों और भाइयों, एक बार फिर मध्य प्रदेश की धरती पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आजादी के अमृत काल में मुझे तो ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश पे अमृत वर्षा हो रही है और सारी दुनिया से बाहें फैला के आप सब मध्य प्रदेश पधारे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश और इंदौर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है, अपने दिल के दरवाजे भी खोले हैं और अपने घरों के दरवाजे भी खोले हैं। माड़ने मड़े हुए हैं, रंगोली सजी हुई है, विद्युत बल्ब की लड़ियों से इंदौर को सजाया गया है। और इंदौर में झगड़ा इस बात का था कि होटल में क्यों ठहरा रहे हो, हमारे घर ले आओ ना हमारे प्रवासी भारतीय भाई और बहनों को। एक अद्भुत उत्साह का और उमंग का वातावरण है। आप सबने भी इस कार्यक्रम को अविस्मरणीय बनाने के लिए कल इंदौर में ग्लोबल गार्डन बनाया है और 66 देश के प्रवासी भारतीय बहनों और भाइयों ने इंदौर के भाई और बहनों के साथ पेड़ लगाने का काम किया है। भारत माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सचमुच में एक नए भारत का उदय हो रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। आज सारा देश प्रधानमंत्री जी के पीछे खड़ा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वच्छ भारत, तो पूरे देश ने झाड़ू उठाई और इंदौर ने तो ऐसी उठाई कि स्वच्छता में सिक्सर मार दिया, छक्का लगाया। ओवरऑल मध्य प्रदेश भी नंबर 1 है स्वच्छता में। प्रधानमंत्री जी के एक एक मंत्र को मध्य प्रदेश ने अक्षरशः साकार करने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा आत्मनिर्भर भारत, तो मध्य प्रदेश ने रोड मैप बनाया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का। प्रधानमंत्री जी ने कहा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमारे देश को बनाना है, तो मध्य प्रदेश ने बना लिया $550 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का अपना रोड मैप और टारगेट। उस पर हम तेजी से काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबने भी मध्य प्रदेश में कल गहरी रुचि जताई है। आर्थिक शक्ति, ज्ञान की शक्ति और आत्मनिर्भर शक्ति हमारा भारत बने, इसके लिए आप सबके अलग अलग प्रपोजल और प्रस्ताव भी है। मैं तो आज केवल इतना कह सकता हूं, और ये मैं कह रहा हूं तो केवल मुख्यमंत्री के नाते नहीं, भारत के एक नागरिक के नाते, कि 100 साल पहले हुए थे नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने कहा था कि सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके जाग रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है, बैठ रही है। एक नरेंद्र ने कहा था और दूसरे नरेंद्र के रूप में आज सचमुच में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में ये हो रहा है। आज भारत दुनिया को शांति और प्रेम का संदेश दे रहा है। पश्चिमी देश और रूस से अगर कोई कह सकता है तो वो केवल नरेंद्र मोदी जी के युद्ध नहीं, शांति चाहिए। जब यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ तो हमारे बच्चे कैसे निकले? प्रधानमंत्री जी ने 4 मंत्री सीमाओं पर भेजे, लेकिन हमारे छात्रों ने, विद्यार्थी बेटा बेटियों ने हाथ में तिरंगा लिया और आगे बढ़ गए।
तो रूस की फौजें भी रुक गई और यूक्रेन भी ठिठक गया। भारत का तिरंगा लेके वो सुरक्षित निकल के आ गए। पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण की राह दिखाने वाले नरेंद्र मोदी जी, हम सबका संकल्प है कि उनके नेतृत्व में भारत लगातार आगे बढ़ के कई मामलों में देश का नेतृत्व करे। एक बार मैं फिर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माफी चाहता हूं। हाल छोटा पड़ गया, लेकिन दिल में आपके लिए प्रेम की और स्नेह की कमी नहीं है। फिर आपका स्वागत, अभिनंदन। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। Today we feel deeply honored with the gracious presence of our distinguished and esteemed guests on the dais. May I now request our guest of honor, His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi, President of the Republic of Suriname, to kindly address on the occasion. धन्यवाद। नमस्कार। आप सब लोग के लिए नमस्कार। Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, Honorable Minister of External Affairs, Dr. Jaishankar, Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan, President of the Cooperative Republic of Guyana, my brother, Dr. Mohammed Irfan Ali, distinguished ministers, distinguished ladies and gentlemen. Good morning. नमस्कार। महोदय, भारत की प्रधानमंत्री, आपको ये देश से मेरा नमस्कार और प्रणाम। First, let me offer also my heartfelt condolences to you, Prime Minister, and I'm doing that with this text. Janani Janma Bhumishta Swarga Dapi Gari Yasi. एक माँ और एक मातृभूमि स्वर्ग से भी भरकर है। Today is my great privilege to set foot on the soil of mesmerizing Indore, the largest city in beautiful Madhya Pradesh, known as the cleanest city in India and evolving as one of the smart cities, to speak as your special guest of honor at this August Pravasi Diwas. Allow me also, on behalf of the people and the government of the Republic of Suriname, to express to the government of India and the government of Madhya Pradesh our sincerest gratitude for the warm hospitality rendered to me and my delegation. Ladies and gentlemen, this convention is a great momentum for new opportunities to explore for both our nations. In the so-called Amrit Kal of New India, which was introduced by Prime Minister Narendra Modi in 2021, which we support. But the projected 25 years of sustainability should not only be spread to all areas and places in India, but it should also get outreach to our diaspora nations and our diaspora people, and that is also one of the reasons why we are gathered here today. Prime Minister Modi, how can we support your philosophical vision of Amrit Kal and this Pravasi Diwas to our diaspora nations and to all our people of Indian descent? I believe that this concept needs to be developed
promoted, and institutionalized in our nations and among our people. Therefore, today, I'm presenting you some ideas for further consideration. For example, for the Caribbean diaspora, an Indian diaspora institution can be established in the Caribbean region for training in Hindi language, training in culture, etc. An academy in the Caribbean for supporting of film industry where the talented diaspora youth can get the opportunity to showcase their talent, training in yoga, Ayurveda, and spirituality as a way of life. To enable this, a diaspora fund should be created for the diaspora projects and programs in the region. Also, founding of training centers, schools in different areas and places of our countries should be initiated to learn the Hindi language, our bhasha, but also learning about our religions and culture and our parampara, our tradition. The establishment of a Caribbean high-tech training institution in modern technology should be welcomed for the diaspora nations to support the IT skills among our citizens. My country, Suriname, is willing to host one of those institutions. Ladies and gentlemen, recently we initiated the idea to establish an innovation hub for the youth of the Caribbean for science studies, studying climate change and biodiversity, which can be integrated and applied in this IT institution. Another proposal is investing in companies creating semi-finished products where Indian companies can develop and produce products in our own region to strengthen the local communities and economy. This will develop and support our own local industry, local content. For example, instead of only importing logs from our country, wood furniture can be produced also locally based on the win-win principle. A regional enterprise for pharmaceuticals to produce affordable medicines for our people in the region, and also developing renewable energies in the diaspora nations that should be supported and expanded for the energy security. Another idea is the establishment of Indian financial institutions and banks for ease of doing business and trade in our region that will support financial inclusion of our business community and the people, but also to see this as a solution of financial exclusion by the threat of de-risking of several banks in the Caribbean nations by foreign banks, but also promotion of South-South cooperation, promoting connectivity through air and water connections for our nations, and creating and expanding joint markets for each other's products, and promoting movements of persons and goods through water and air connectivity. Supporting and promoting programs for the use of high technology by India for communication, education, and access to information to support knowledge and strengthen the human well-being for everyone in the community in our region. Ladies and gentlemen, very often, and you witness it every day, we are informed about the role and position of Indians in top companies of the world, in the health sector, in all modern medical institutions, IT world, and also the financial sector. The question is how we can benefit more from this wealth of knowledge and expertise in the diaspora community. Ladies and gentlemen, those are some thoughts. I see many opportunities for even a closer diaspora cooperation with Indian counterparts in all areas for the next 25 years. And I make use of this opportunity to invite all relevant actors from both sides to sit around the table and explore the new avenues of cooperation. Even on the highest levels of government,
we should have more interactions and strategic dialogue to support and implement the vision of Amrit Kaal. Prime Minister Modi, my country Suriname is honored to mark the 150th anniversary of Indian arrival in Suriname in 2023, a significant milestone in the long and rich history of relations between our two countries. This is a memorable occasion. It's a time to celebrate the cultural ties forged between Suriname and India over the past 150 years and to reflect on how our two nations have worked together to promote understanding, cooperation, and mutual respect. The arrival of the immigrants from India and their progressive involvement in the Surinamese society has contributed and enriching cultural expressions and experiences. But they managed to keep their values, their dharma, and their identity, their pahichan. It is crucial to nurture these historical and cultural bonds and look ahead and chart a path towards broader economic and trade engagements and increased investment between our nations. With this in mind, it's now time that we benefit from a more mature type of diaspora cooperation, one that is also based on spiritual principles to eradicate poverty and also consciousness where real wealth is held. Despite the immense challenges of climate change, energy transition, and food security, we have to resolve all these challenges that we face as quickly as we can and with joint effort and commitment. We already have a solid partnership with many areas of cooperation, and with the relevant Indian authorities will undoubtedly advance the objectives of an enhanced and strategic partnership. Excellencies, friends, ladies and gentlemen, I'm aware of the fact that all crises and challenges can be faced. I see possibilities and opportunities. India has proven to be a reliable partner in regional and global matters. I express our appreciation that we'll have the opportunity to advance the voices of the Global South during the upcoming South Summit. In closing, ladies and gentlemen, I'm coming back to the theme of this event, Diaspora, Reliable Partner for India's Progress in Amrit Kaal. I wish to remark that this is a very timely and opportune theme. I view Amrit Kaal as the beginning of a new era, starting now, the first month in 2023. The nectar is now available after many years of hardships faced by our ancestors. But only when we work towards our goals of sustainability with sincerity and smartness, this mission is accomplished. Prime Minister Modi, your leadership and vision for the G20 expressed by the theme One Planet, One Family, One Future is fully embedded in the philosophy, namely Vasudeva Kutumbakam Mahurbhava Janeyaya Jaivyam Janam. The world is one family. Human life is defined. Thank you. Dhanyabad. May the Almighty bless you. Thank you very much. Thank you so much, His Excellency. Ladies and gentlemen, we feel honored to invite our chief guest, His Excellency Dr. Muhammad Irfan Ali, President of the Cooperative Republic of Guyana. May I request you, sir, to kindly address the august gathering. Thank you very much. Prime Minister Shri Narendra Modi,
my distinguished brother, President Santoki, distinguished ministers, Chief Minister of Madhya Pradesh, distinguished ladies and gentlemen. I'm delighted to be here once again in the Republic of India, the birthplace of my ancestors, and a country which afforded me the opportunity to pursue higher education. India belongs to all of us. I want to take this opportunity also to thank the Chief Minister, the government, and the people of Madhya Pradesh for your kind hospitality, your love, and the way in which you welcome us to this beautiful city. I thank the Prime Minister of India for his invitation extended to me to participate in this convention. I express my appreciation for the warm and gracious hospitality extended to me and the members of my delegation, the largest private sector delegation to ever visit India from Guyana. Today is a significant day in the history of India, for it was on the 9th of January 1915, Mohandas Karamchand Gandhi returned home to India from South Africa. It was on this day, 107 years ago, that the once physically frail-looking but morally firm and formidable man returned and intensified the struggle for India's independence. India's independence was an inspiration for freedom-seeking peoples around the world. It ignited their hopes and aspirations of freedom and a better future for them and their progeny. India has used the fruits of its independence to assist other developing countries. And on this point, Prime Minister Shri Narendra Modi, we owe you a debt of gratitude. When the world locked its borders and globalization failed, you showed the world that globalization can still succeed and there is still love when the hardest of times hit us. When the world could not find vaccine and you faced the challenge of the COVID-19 pandemic, you showed the world what real love and hope is when you shared vaccine with the rest of the world. I stand here very proud of your work, very proud of your love, and very proud of your demonstration of what real love and hope should look like. I take this opportunity to express once again my profound appreciation for India's support to Guyana. Since the establishment of diplomatic relations between our two states, Guyana has benefited from robust cooperation with India in the fields of agriculture, culture, diplomacy, education, health, housing, information communications technology, infrastructural development, investment, renewable energy, sport, trade, and water. Today, Guyana pursues similar ideals like Prime Minister Shri Narendra Modi. As President, I find commonality in the philosophy, Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, which is bringing everyone together, pursuing growth and development, and winning and building trust for everyone. This is the path that marries unity with prosperity, good governance with strong leadership that you are demonstrating. As our country expands, we embrace fully the rainbow of India concept,
which builds the country among the themes of Sanskriti, Krishti, Mahela Shakti, Prakrati Sansadan, Yuva Shakti, Loktandra and Gyan, which is ensuring our country is built on the strength of its culture, agriculture, women, natural resources, youth power, democracy and knowledge. India is a world leader in developing Pratibha talent and utilizing Prododiki technology, and we look forward to further collaborating in these two areas. With the development of talent and the sharing of technology, India stands way ahead of all others in developing a world that is hopeful, a world in which technology is not seen as an expensive tool, but technology is seen as an accessible tool to improve all of humanity. Guyana has also keenly observed India's management of relations with its diaspora. We have learned from India as we embark on a new chapter of enhancing our engagement with our own diaspora, which, like India, is scattered across the globe in almost every country. I believe that it is important that we continuously share our experiences in engaging with our respective diasporas. This convention serves such beneficial purpose. Today, I want to therefore share my perspective about diaspora relations. My country, Guyana, is a multi-ethnic society. Indians, whose ancestors first came to work in Guyana as indentured immigrants, constitute the largest ethnic group in the country. Guyana itself has a large diaspora, which is ranked as one of the largest in the world in terms of its share of the national population. One recent report suggested that almost 40% of all Guyanese live overseas. The traditional approach to diaspora relations tended to emphasize remigration, remittances, and family-based tourism. The results of this approach were mixed. Without doubt, remittances have contributed to providing economic support for thousands of Guyanese families. We also were able to attract skilled persons to return and provide the country with much needed critical skills to rebuild the economy, to restore international creditworthiness, and to establish enterprises. But pull factors including family ties and better opportunities also led to many of them returning overseas. Guyana is now a much stronger economy than it has ever been. It is now the fastest growing economy in the world, registering a real GDP growth of 19.9% in 2021 and growth for 2022 estimated at more than 50%. On this note, Prime Minister Shri Narendra Modi, I assure you that the economic opportunity, growth and potential of Guyana is open to the entire private sector of India to participate fully and to be involved in the transformation that is taking place. The country's economy is now in a full takeoff mode of development. This transformative stage of economic development is spawning massive economic opportunities across almost all sectors of the economy. Our intention is to position Guyana to be among the leaders in the world in energy security, climate security, food security, fresh water, and a full-scale human resource development that provides the best health and educational services, and India is an important strategic partner in achieving all of this. Guyana is mindful of the experience of other countries which have experienced rapid growth
but also led to socioeconomic inequalities. As such, we have embraced a One Guyana agenda, which promotes greater unity and shared prosperity amongst all of our people. Our diaspora is integral to the One Guyana agenda. As such, Guyana is now embracing a diaspora integration model. This flows from our belief that diasporas should not be treated as entities that are peripheral to nationhood. Diasporas are an integral part of our nation. They may be resident outside of our borders, but they remain within our nation. They are part of us and not apart from us. As such, it is necessary when crafting policies that we seek to integrate our diaspora into the process of national development. Policies, therefore, should be tailored to make our diasporas integral rather than incidental to nationhood. My experience has been that members of our diaspora are no less patriotic and no less fervent in their support of country. They celebrate when the national teams do well. Their hearts swell with pride when their countrymen excel and attain high office. And they are passionate in supporting their motherland. I have little doubt that this too is India's experience. Guyana, like India, is a multicultural society with different religious and ethnic groups. The celebration by the diaspora of their religious, cultural, and national festivals and events serve to reinforce the strong connection to homeland and their sense of national identity. The forging of a strong sense of national identity within the diaspora is therefore central to the model of diaspora relations that we are pursuing. One of the ways in which the diaspora reinforces national identity is by keeping alive their cultural and national traditions. These traditions promote a sense of oneness. Relations with our diaspora cannot ignore the role of religious, ethnic, and national traditions in sustaining our multicultural and national identities. Policies which promote the continued observances of religious, cultural, and national observances within the diaspora must become part of our engagement with the diaspora. If the diaspora is to become more integral in national development, it must benefit from accurate and updated information. We now live in an information age where information is now more easily accessible. But the very platforms which may make such information more accessible and more instantaneous can become sources of disinformation. It is therefore essential to establish platforms for the provision of accurate and timely delivery of information to the members of the diaspora and to counteract misinformation. We are also keen to transform the brain drain into brain gain. The technology now exists to also tap into our highly skilled diaspora. The diaspora possesses the skills and expertise that are needed for the modernization of our economy. We hope to be able to use ICT to be able to make greater use of the wealth of skills available within the diaspora, including in providing educational and health services. The diaspora integration model also embraces a role of our diaspora as an instrument of soft power. Many members of our diaspora have done exceedingly well in their adopted homelands and have risen to positions of prominence. Collectively, the size and strength of our diaspora in some developed countries attribute great influence to them. Many of the members of our diaspora are strategically placed in positions of influence to help protect and promote our national interests overseas. We look to our diaspora to project our external interests
including to protect our democracy and to defend our territorial integrity and sovereignty, particularly from external threats. We look to our diaspora to champion international causes which are germane to our national interests, including arresting climate change. Indeed, we also look to our diaspora to wield its influence in attracting and unlocking markets for our products. Our experience dictates that diaspora policies should not be cast in stone. They must remain flexible and adaptable to changing realities. The realities in my country are changing, and we have adopted a new approach to diaspora relations, one that is consistent with our goals and aspirations. Our experience have also led us to underscore the importance of exchanging ideas about diaspora relations, and equally about creating strong diaspora networks and improving links between such networks. Before I close, Prime Minister Shri Narendra Modi, distance may be keeping us apart, but our heart and soul connects us through faith and hope. You visited Guyana even before you were Chief Minister, and you felt the love of the Guyanese diaspora. I visited and I studied here even before I became President, and I felt the love of the Indian people. We pray and hope that before the end of this year, we will have the good fortune of your visit to Guyana, so that we can share with you our development aspirations and the hope of a country that is so connected to you and the people of India. I therefore see the Pravasi Diwas Convention as an important platform for not only exchanging ideas on this subject, but also fostering deeper and stronger ties among states which have significant diasporas, such as India and Guyana. I wish every success to this convention. It has been my absolute pleasure to be here and to address you. And before I close, Prime Minister Shri Narendra Modi, on behalf of the government and people of India, of Guyana, and I'm sure of India too, we want you to know that our love and support is with you and your family during this difficult period in losing your mother. You have once again demonstrated to the world the importance of motherhood through your love, your commitment, your dedication, and your honor as a good son. May God bless you, and may God bless all of us. I thank you. Thank you so much, His Excellency. Thank you so much. The Ministry of External Affairs has launched a campaign, Surakshit Jaye, Prashikshit Jaye, Go Safe, Go Trained, to promote safe and legal migration as well as overseas career prospects, जिसका मकसद है जागरूकता की मशाल जलाना कि सुरक्षित और लीगल चैनल के जरिए अगर कोई एस्पिरेंट जॉब के लिए ओवरसीज ट्रैवल कर रहा है और वो वेल इन्फॉर्म्ड भी है तो वो बिना किसी जोखिम के सुरक्षित और प्रोडक्टिव रूप से विदेश में रह सकता है। इसी बात पर बल दे रहा है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एक पोस्टेज स्टैम्प। May I now request Honorable Prime Minister of India and His Excellency Dr. Mohammad Irfan Ali and His Excellency Mr. Chandrika Prasad Santokhi to kindly release the commemorative postage stamp with the tagline Surakshit Jaye, Prashikshit Jaye, Go Safe, Go Trained.
Thank you, sir. Thank you, His Excellencies. आज हर वो व्यक्ति जो भारत की जड़ों से जुड़ा है, वो एक उजियारे विश्वास से भरा है, चाहे वो भारतवासी हो, चाहे वो प्रवासी भारतीय हो या वो भारतवंशी हो। भारत की आज जो विश्व में धाक और साख है, उससे 21वीं सदी का भारत मानो विश्व मानचित्र पर जगमगाता सा अलग ही नजर आ रहा है और इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है, जिनकी हर सांस में भारत का स्वाभिमान स्पंदित होता है। May I invite the Prime Minister of the largest democracy in the world, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, to kindly address the gathering, kindly guide us and show us the way forward. गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी, सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी, मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगीगण और प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में विश्व भर से पधारे मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को 2023 की मंगल कामनाएं। करीब 4 वर्षों के बाद प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन एक बार फिर अपने मूल स्वरूप में अपनी पूरी भव्यता के साथ हो रहा है। अपनों से आमने सामने की मुलाकात का, आमने सामने की बात का अपना अलग ही आनंद भी होता है और उसका महत्व भी होता है। मैं आप सभी का 130 करोड़ भारतवासियों की ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, यहां उपस्थित प्रत्येक प्रवासी भारतीय अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के साथ अपने देश की माटी को नमन करने आया है और ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय क्षेत्र कहा जाता है। एमपी में मां नर्मदा का जल, यहां के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहां का अध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। अभी हाल ही में पास ही उज्जैन में भगवान महाकाल के महालोक का भी भव्य और दिव्य विस्तार हुआ है। मैं आशा करता हूं आप सब वहां जाकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद भी लेंगे और उस अद्भुत अनुभव का हिस्सा भी बनेंगे। साथियों, वैसे हम सभी अभी जिस शहर में हैं वो भी अपने आप में अद्भुत है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है।
ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है। खाने पीने के लिए अपन का इंदौर अपन का इंदौर देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाजवाब है। इंदौरी नमकीन का स्वाद, यहाँ के लोगों के यहाँ पर जो पोहे का पैशन है, साबूदाने की खिचड़ी, कचौरी, समोसे, शिकंजी, जिसने भी इसे देखा उसके मुंह का पानी नहीं रुका। और जिसने इन्हें चखा उसने कहीं और मुड़कर नहीं देखा। इसी तरह 56 दुकान तो प्रसिद्ध है ही, सराफा भी महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। मुझे विश्वास है यहां के अनुभव आप खुद भी नहीं भूलेंगे और वापस जाकर दूसरों को यहां के बारे में बताना भी नहीं भूलेंगे। फ्रेंड्स, दिस प्रवासी भारतीय दिवस is special in many ways. We celebrated 75 years of India's independence just a few months ago. A digital exhibition related to our freedom struggle has been organized here. It brings the glorious era in front of you again. Friends, the nation has entered the Amrit Kaal of the next 25 years. Our Pravasi Bharatiyas have significant place in this journey. India's unique global vision and its important role in the global order will be strengthened by you people. साथियों, हमारे यहां कहा जाता है स्वदेशो भुवन त्रयम, अर्थात हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु बांधव है। इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था। हम दुनिया के अलग अलग कोनों में गए। हमने सभ्यताओं के समागम की अनंत संभावनाओं को समझा। हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी। हम असीम लगने वाले समंदरों के पार गए। अलग अलग देशों, अलग अलग सभ्यताओं के बीच व्यावसायिक संबंध कैसे साझी समृद्धि के रास्ते खोल सकती है, भारत ने और भारतीयों ने करके दिखाया। आज अपने करोड़ों प्रवासी भारतीयों को जब हम ग्लोबल मैप पर देखते हैं तो कई तस्वीरें एक साथ उभरती हैं। दुनिया के इतने अलग अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो
वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके साक्षात दर्शन होते हैं। दुनिया के किसी एक देश में जब भारत के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग क्षेत्रों के लोग मिलते हैं तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सुखद एहसास भी होता है। दुनिया के अलग अलग देशों में जब सबसे शांतिप्रिय, लोकतांत्रिक और अनुशासित नागरिकों की चर्चा होती है तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी होने का भारतीय गौरव अनेक गुना बढ़ जाता है। और जब हमारे इन प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे सशक्त और समर्थ भारत, इसकी आवाज सुनाई देती है। इसलिए ही तो मैं आप सभी को, सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत, ब्रांड एम्बेसडर कहता हूं। सरकारी व्यवस्था में राजदूत होते हैं, भारत की महान विरासत में आप राष्ट्रदूत होते हैं। फ्रेंड्स, योर रोल एज इंडियाज ब्रांड एम्बेसडर इज डाइवर्स। You are brand ambassadors of Make in India. You are brand ambassadors of yoga and Ayurveda. You are also brand ambassadors of India's cottage industries and handicrafts. At the same time, you are also brand ambassadors of India's millets. You would already know that 2023 has been declared by the United Nations as the International Year of Millets. I appeal to you to take some millets products with you while returning. You also have another important role to play in these rapidly changing times. You are the people who will address the world's desire to know more about India. Today, the whole world is waiting and watching India keenly with great interest and curiosity. It is important to understand why I'm saying this. साथियों, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने विकास की जो गति प्राप्त की है, जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वो असाधारण है, अभूतपूर्व है। जब भारत कोविड महामारी के बीच कुछ महीनों में ही स्वदेशी वैक्सीन बना लेता है, जब भारत अपने नागरिकों को 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज मुफ्त लगाने का रिकॉर्ड बनाता है, जब वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था बनता है, जब भारत विश्व की बड़ी इकोनॉमी से कॉम्पीट करता है, टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल होता है, जब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनता है, जब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मेक इन इंडिया का डंका बजता है, जब भारत अपने दम पर तेजस फाइटर प्लेन, एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएनएस विक्रांत और अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन बनाता है, तो स्वाभाविक है दुनिया और दुनिया के लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि भारत क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि भारत की स्पीड क्या है, स्केल क्या है।
भारत का फ्यूचर क्या है। इसी तरह जब कैशलेस इकोनॉमी की बात होती है, फिनटेक की चर्चा होती है, तो दुनिया ये देखकर हैरान में है कि विश्व के 40% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होते हैं। जब स्पेस के फ्यूचर की बात होती है तो भारत की चर्चा स्पेस टेक्नोलॉजी के मोस्ट एडवांस देशों में होती है। भारत एक बार में 100 सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड बना रहा है। सॉफ्टवेयर और डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारी ताकत दुनिया देख रही है। आप में से बहुत से लोग भी इसका बहुत बड़ा जरिया है। भारत का ये बढ़ता हुआ सामर्थ्य, भारत का ये दमखम, भारत की जड़ों से जुड़े हर व्यक्ति का सीना चौड़ा कर देता है। वैश्विक मंच पर आज भारत की आवाज, भारत का संदेश, भारत की कही बात एक अलग ही मायने रखती है। भारत की ये बढ़ती है ताकत आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। और इसलिए भारत के प्रति जिज्ञासा, भारत के प्रति क्यूरियोसिटी भी और बढ़ेगी। और इसलिए विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की, प्रवासी भारतीयों की जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। आपके पास आज भारत के बारे में जितनी व्यापक जानकारी होगी, उतना ही आप दूसरों को भारत के बढ़ते सामर्थ्य के बारे में बता पाएंगे और तथ्यों के आधार पर बता पाएंगे। मेरा आग्रह है कि आपके पास कल्चरल और स्पिरिचुअल जानकारी के साथ साथ भारत की प्रगति की अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। साथियों, आप सबको ये भी पता है, इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समूह की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। हमें G20 केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं, बल्कि जन भागीदारी का एक ऐतिहासिक आयोजन बनाना है। इस दौरान विश्व के विभिन्न देश भारत के जन जन के मन में अतिथि देवो भव की भावना का दर्शन करेंगे। आप भी अपने देश से आ रहे प्रतिनिधियों से मिलकर उन्हें भारत के बारे में बता सकते हैं। इससे उन्हें भारत पहुंचने से पहले ही अपनत्व और स्वागत का एहसास होगा। साथियों, और मैं तो ये भी कहूंगा कि जब G20 समिट में, क्योंकि कोई 200 मीटिंग होने वाली है, G20 समूह के 200 डेलीगेशन यहां आने वाले हैं। क्योंकि जब मैं गया तो मैं कुछ भी नहीं था, मुख्यमंत्री भी नहीं था, और तब का नाता उन्होंने याद करके निकाला। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं फिर एक बार आप सभी प्रवासी भारतीय दिवस के लिए इस समारोह में आए, बीच के गैप के बाद मिलने का मौका मिला है। मेरी तरफ से आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं।
बहुत लोगों से मिलना होगा, बहुत लोग चीजें जानने को मिलेगी, जिसे लेकर के उन स्मृतियों को लेकर के फिर अपने कार्यक्षेत्र में लौटेंगे, अपने रिस्पेक्टिव कंट्री में जाएंगे। मुझे विश्वास है कि भारत के साथ जुड़ाव का एक नया युग शुरू होगा। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi speaking at the inauguration of the Pravasi Bharatiya Diwas Convention 2023 being held in Indore. Honorable Prime Minister saying that the nation has entered the Amrit Kal of the next 25 years and that India's unique global vision and its important role in global order will be strengthened by the Pravasi Bharatiya. With that, ladies and gentlemen, we come to the end of this special broadcast wherein Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated the Pravasi Bharatiya Diwas Convention 2023 in Indore. News and updates will continue on the other side. Stay tuned. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio. ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन मध्य प्रदेश की उस धरती पर हो रहा है जिसे देश का हृदय कहा जाता है। भाइयों बहनों, यहाँ उपस्थित प्रत्येक प्रवासी भारतीय अपने अपने क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के साथ अपने देश की माटी को नमन करने आया है। एमपी में मां नर्मदा का जल, यहाँ के जंगल, आदिवासी परंपरा, यहाँ का आध्यात्म, ऐसा कितना कुछ है जो आपकी इस यात्रा को अविस्मरणीय बनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतवंशियों के साथ जुड़ने का ये एक बड़ा अवसर है। 3 दिन का प्रवासी सम्मेलन कल शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह में गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली मुख्य अतिथि और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी विशेष अतिथि हैं। इस वर्ष का विषय है प्रवासी भारतीय अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ड्रोन, साइबर प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में रक्षा विनिर्माण क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में एक मजबूत रक्षा विनिर्माण व्यवस्था तैयार की जा रही है, जिसके कारण भारत नए रूप में उभर रहा है और हाल के वर्षों में रक्षा निर्यातक देश के रूप में आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में राजदूतों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की बड़ी जनसंख्या और प्रचुर कुशल कार्यबल से उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्टार्टअप के आगे बढ़ने से नई व्यवस्था का सृजन हुआ है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका में रह रहे भारतवंशियों से अपील की है कि भारत में मौजूद अपार अवसरों में भागीदारी करें। उन्होंने कहा कि निरंतर सुधारों से भारत ने खपत का एक विशाल बाजार और प्रतिभावान तथा कौशल युक्त युवाओं को तैयार किया है। न्यू जर्सी में प्रवासी भारतीय दिवस 2023 की पूर्व संध्या पर भारतवंशियों को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका में भारतीय समुदाय दुनिया के 2 सर्वाधिक जीवंत लोकतांत्रिक देशों के बीच सेतु हैं। G20 वित्तीय समावेशन से संबंधित कार्यकारी समूह की पहली बैठक